हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए जैक द्वारा जारी मॉडल सेट नंबर 2, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं। सामाजिक विज्ञान से आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में पूछेगा, जिसका मार्क्स रहेगा 40 नंबर। टोटल प्रश्नों की संख्या 40 होगी। ठीक है। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था उस समय लुईस 16वां का शासन था। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक्स का नाम है, इसका लेखक था मॉन्टेस्क्यू। कौन था बच्चों? तो मॉन्टेस्क्यू। इसका तीसरा प्रश्न है कि यह किसका कथन था, मतलब कौन बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसका कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये था मैटरनिक का कथन। किसका कथन था? मैटरनिक। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है। चौथा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण का मतलब हुआ कि जर्मनी को राष्ट्र में कब लाया गया। ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपका 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, फ्रेडरिक सॉरियो कौन था? तो फ्रेडरिक सॉरियो था फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? फ्र से हुआ फ्रेडरिक और फ्रा से हुआ फ्रांसीसी। तो फ्रेडरिक जो है फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है। छठा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है, चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना हुई थी आपको 5 फरवरी 1922 में। तो चौरा चौरी क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान है, जो यूपी के गोरखपुर में स्थित है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पुलिस रोकने का काम कर रहा था। ठीक है। तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने पुलिस स्टेशन में आग लगवा दिया। ठीक है। इसी समय असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। ठीक है। तो ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। ठीक है। आठवां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट क्या है? एक कानून है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। ये उन लोगों के लागू किया गया था, उन लोगों के लिए जो नारेबाजी करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इन लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सके, इसलिए 1919 में इस कानून को लागू किया गया, जिसे बोलते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है। नवा प्रश्न बच्चों, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था, जिसका रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये बंगाली थे। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू जैसे कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। 11 प्रश्न है बच्चों, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जो संसाधन समाप्य नहीं होता है, और अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो संसाधन समाप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, नवीकरणीय हो गया। कोयला हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन में आता है। ठीक है। इसके बाद 12 प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में होगा? जिस राज्य में ढलान एरिया होगा। ठीक है। पहाड़ी एरिया। तो पहाड़ी एरिया कौन है? तो उत्तराखंड है। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। 13 प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 14 प्रश्न है, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं?
तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क, काली मृदा को। किस मृदा को? तो काली मृदा को। इसके बाद 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। पहला ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधक, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाया गया नियम होता है। ठीक है, बाकी जो होता है चिपको आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, ये समुदाय द्वारा चलाया गया होता है। ठीक है, इसका 16 प्रश्न है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 8%। सही ऑप्शन कितना हो जाएगा? 8% जो है उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको देखते हैं 17 प्रश्न क्या बोल रहा है। 17 प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम ये लागू किया गया था 1972 में। कब किया गया था? तो 1972 में। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को संरक्षण देखरेख करने के लिए नियम लाया गया था। ठीक है, 18 प्रश्न बोलता है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगला है 20वां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित है? तो सरदार सरोवर बांध से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है और गुजरात भी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसमें से आपको चारों ऑप्शन से हो जाएगा घ। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सभी राज्य जो है प्रभावित है सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 21वां प्रश्न है कि औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय निकालने के लिए देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जितना उस देश का इनकम है, टोटल आय है, उसमें उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकालते हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक जो है प्रति व्यक्ति आय को मापदंड करता है। इसी के आधार पर देशों का वर्गीकरण होता है कि प्रति व्यक्ति आय या उस देश का औसत आय क्या है, उसी के अनुसार देशों का वर्गीकरण या देशों का बंटवारा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 23वां प्रश्न है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय साधन का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? कोयला है, तो ये समाप्त हो जाएगा, ये नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है। पेट्रोल है, ये भी क्या है? अनवीकरणीय। भूमिगत जल है, ये क्या है? नवीकरणीय है। भूमिगत जल कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ग। फिर 24वां प्रश्न है कि लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? तो लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? समान होते हैं या भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं या अपरिवर्तित होते हैं? इनमें से कोई नहीं। लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। एक दूसरे से लोगों का लक्ष्य जो होता है भिन्न होता है। ठीक है, परस्पर विरोधी होते हैं। इसके बाद देखिएगा 25 प्रश्न क्या बोल रहा है। 25 प्रश्न बोलता है कि रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है। आटा बेचता है मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच देता है। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके आटा मिलाया और तेल मिलाया और चीनी इत्यादि मिला करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाया। बाजार में उपभोक्ताओं को 20 रुपये प्रति पैकेट पड़ा, 4 पैकेट का 80 रुपया बिस्कुट बेचता है। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो उसमें किस वस्तु का मूल्य को लिया गया? उसमें लिया जाएगा बिस्कुट का, क्योंकि बिस्कुट बनाने में आटा, उसके साथ चीनी और उसके साथ तेल जैसी वस्तुएं
का उपयोग हुआ, जिसके कारण जो भी मूल्य होगा वो किस पे जोड़ा जाएगा, तो बिस्कुट के पैकेट के ऊपर। ठीक है। 26वां प्रश्न है कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है। तो क्षेत्रक से संबंधित प्रश्नों को सही से देख लीजिएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित प्रश्न हर सेट में पूछता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। 27 प्रश्न बोलता है कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब साड़ी की दुकान में अनीता काम कर रही है, वहां पर मतलब छुट्टी के जो पैसा रहेगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। मतलब जब छुट्टी करेगी तो उसका भी पैसा मिलेगा। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है या असंगठित है। जिसमें छुट्टी रहने के बाद, अवकाश होने के बावजूद भी पैसा मिलता है, वो होगा संगठित। और जिसको छुट्टी मिलने पर या अवकाश लेने पर उसका पैसा नहीं मिलता है, तो वो हो जाएगा असंगठित। तो यहाँ पर अनीता जो है असंगठित में कंपनी में काम कर रही है, और नर्स जो सीता है वो संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क। 28 प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है। तो पहले से ही शामिल होता है। यदि अंतिम वस्तु का मूल्य है, उसके पहले का मूल्य भी क्या होता है, शामिल रहता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा 29 प्रश्न क्या बोल रहा है। 29 प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम नरेगा बोलते हैं, वो 2005 ईस्वी में हुआ था, अस्तित्व में आया था। ठीक है। जिसके तहत एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलता है। ठीक है। इसके बाद 30वां प्रश्न है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो भंडारण को शामिल किया जाता है तृतीयक क्षेत्रक में। किस क्षेत्रक में, तो तृतीयक क्षेत्रक में। इसके बाद 31वां प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो 31 प्रश्न को देखिएगा ध्यान से कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है, मतलब कि गलत है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये क्या है, सही है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी क्या है, सही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना है, ये भी सही है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, ये गलत है। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा घ। 32 प्रश्न है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। बेल्जियम में कितना % जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का उपयोग करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 40%। तो 40% जो लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं बेल्जियम में। ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, ये सारे प्रश्न पूछता है एग्जाम्स में। 33 प्रश्न है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है। तो श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है, तो आपका 1956 में। कब किया गया, तो 1956 में श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित किया गया है। इसका 34 प्रश्न है संविधान में कुल कितनी भाषाओं की अनुसूची भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो संविधान में कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 35 क्या बोल रहा है। 35 प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो पहला है भारतीय संघ राष्ट्रपति। भारतीय संघ राष्ट्रपति, ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्या है कि राज्य उप राष्ट्रपति, राज्य का उपराष्ट्रपति होता है। नगर निगम में मेयर होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच मुखिया होता है, लेकिन भारतीय संघ में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क। ठीक है। इसके बाद है 36 प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 पार्टी अलायंस का हिंदी हुआ सप्तदलीय
गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? ये किया गया था आपका नेपाल में। तो नेपाल में क्या हुआ था? 7 पार्टी अलायंस का गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद 37 प्रश्न है, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? ये है आपका लातिनी अमेरिका। लातिनी अमेरिका नहीं होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा, गलती से लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन ख। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसके बाद देखिएगा 38 प्रश्न क्या है, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था फेडकोर। कौन था? फेडेकोर। ठीक है। इसके बाद 39 प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उसको छांटना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं। ये ऑप्शन सही है। दबाव समूह कुछ लोग तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैलता है। सही है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहता है जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहता है। बिल्कुल सही है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, ये गलत है। दोनों समान प्रकृति के नहीं हो सकता है, दोनों क्या है? डिफरेंट हैं। ऊपर का दिया हुआ कथन सब सत्य है और घ जो है क्या है? असत्य है। इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? घ। इसमें से असत्य को छांटना था। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। इसके बाद 40 प्रश्न है, नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? जिसका ऑप्शन है गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा वीरेंद्र, राजा महेंद्र। ये 40 प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट नंबर 3 लेकर के। थैंक यू।